Welcome to Ambition Nursing Classes. Today I going to take my online class on the behalf of Ambition Nursing Classes. आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम का डिसऑर्डर डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास एक पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं। पॉजिटिव थॉट ये है कि यू आर द राइटर ऑफ योर स्टोरी, सो राइट समथिंग गुड एवरी डे। हम अपनी स्टोरी के खुद राइटर होते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन हमें कुछ अच्छा लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलाइटस का अर्थ समझते हैं। डायबिटीज़ को सेकंड सेंचुरी में ग्रीक फिजिशियन ने डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला था कि डायबिटीज़ है ना वो शिफोन से लिया था, और मेलाइटस का अर्थ होता है हनी। ठीक है, शिफोन मतलब कंटेनर जो अभी खाली हो चुका है ना, और हनी का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, तो डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन समझने से पहले हम डायबिटीज़ के बारे में बेसिक समझते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज, हमारा बॉडी कैन नॉट बी मेंटेन नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। हमारी बॉडी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को रेंज मेंटेन नहीं कर पाती, मे बी हाइपो या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस के इंट्रोडक्शन के बाद हम पहले डायबिटीज़ की नॉर्मल रेंज को समझते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल की नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज को समझते हैं। ठीक, इसे हम 3 स्टेप में समझते हैं कि सबसे पहले आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर आता है पोस्ट प्रेंडियल पीपी जिसको हम बोलते हैं, फिर आता है एक रैंडम। तो ये डिफरेंट रेंज होती है। तो सबसे पहले ना हम फास्टिंग की बात करते हैं। तो फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg DL होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट प्रेंडियल की हम बात करें तो 80 to 120 mg DL नॉर्मल रेंज है, और रैंडम की बात करें तो 70 to 110 mg नॉर्मल रेंज है ब्लड ग्लूकोज लेवल की। ठीक है, अब इतना रेंज समझने के बाद हम बात करते हैं हाइपर और हाइपो। टर्मिनोलॉजी को भी समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे फिर हम बात करते हैं हाइपर और हाइपो क्या होता है ना। ठीक है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो मतलब होता है कम, ग्लाइसी मतलब होता है ग्लूकोज, और मिया मतलब होता है ब्लड। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज हाई मतलब ज़्यादा हो गया, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिसको बोलते हैं हाई कम हो गया ब्लड ग्लूकोज। मिया मतलब होता है ब्लड, ग्लाइसी मतलब होता है ग्लूकोज, हाइपो मतलब होता है कम, और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं WHO की। तो 2016 में WHO ने थीम रखी थी कि हीट द राइज वीट डायबिटीज़। ठीक है, मतलब एज ए नर्स डायबिटीज़ मेलाइटस हमको कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी आते हैं। तो हर मतलब डायबिटीज़ बहुत नॉर्मल बीमारी है, कॉमन हो चुका है। तो 2016 में थीम भी रखी थी WHO ने। तो डायबिटीज़ के बारे में एक नर्स को एज ए नर्स हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में। तो मैंने अभी डायबिटीज़ का स्टार्टिंग में बताया था कि सेकंड सेंचुरी में ग्रीक फिजिशियन ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था। डायबिटीज़ को शिफोन और मेलाइटस का होता है हनी अर्थ। ठीक है, उसके बाद मैंने नॉर्मल रेंज बताई थी ब्लड ग्लूकोज लेवल के। उसके बाद मैंने हाइपर और हाइपोग्लाइसीमिया बताया था, जिसमें हमने बात किया था। डायबिटीज़ को समझने से पहले हमें पैंक्रियाज को समझना पड़ेगा।
ठीक है। पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन करती है। पैंक्रियाज में 3 सेल होते हैं, देखो जैसे ना लैंगरहैंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं। पैंक्रियाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स से मिलके बना होता है, जैसे ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बना होता है, लीवर हेपेटोसाइट से मिलकर बना होता है, किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, लीवर डस्ट सेल से मिलकर बना होता है, ब्लड मोनोसाइट से मिलकर बना होता है। ऐसे ही पैंक्रियाज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से मिलकर बना होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स 3 हिस्सों में फर्दर डिवाइड होती है। पहला होता है एल्फा सेल्स, फिर आता है बीटा सेल्स, फिर आता है गामा सेल्स। एल्फा सेल्स होती है ना, वो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करती है, बीटा इंसुलिन, और गामा सेल्स होती हैं वो सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, अब हम इमेजिंग करते हैं कि ये हमारा लीवर है। ठीक है, होता क्या है, जब हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो लीवर है ना, उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज होता है, एवरी है ना। जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ना, वो करता है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। और जो ग्लाइकोजन से जब हम फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो ग्लाइकोजन दोबारा ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, वो इंसुलिन की वजह से ब्रेक डाउन होता है, इंसुलिन की हेल्प की वजह से ब्रेक डाउन होता है। अभी हमने बात किया बीटा सेल्स और पैंक्रियाज के बारे में, हमने बात किया पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स पैंक्रियाज की सेल्स होती हैं जो 3 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा सेल्स से आपका ग्लूकागोन, बीटा सेल से इंसुलिन और गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ग्लूकागोन कन्वर्ट करता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, सोमेटोस्टेटिन जब रिलीज होता है जब हमारे अंदर फैट या कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ मैंने नॉर्मल बात बताई, जैसे कि आपको ब्रेन के बारे में बताया। ब्रेन की जो यूनिट होती है ना, ब्रेन भी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। फिर है ना, किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है ना। उसके बाद लीवर हेपेटोसाइट सेल से मिलकर बना होता है, लंग्स डस्ट सेल से मिलकर बना होता है, और ब्लड मोनोसाइट सेल से मिलकर बना होता है। मैंने ये भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात कर, अभी सिर्फ हम डायबिटीज़ का इंट्रो में बात किया था कि WHO ने थीम रखी थी हीट द राइज बीट डायबिटीज़ 2016 में। तो डायबिटीज़ एक हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है। पहली बात तो ये है कि डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में मेंटेन करें एज ए नर्स। दूसरा ये है कि एज ए नर्स हमको डायबिटीज़ बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में ना, नॉलेज पूरा होना चाहिए डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। अब हम स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं जो जैसे कि हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है, कोई पैथोजन या कुछ अनवांटेड आता है, वायरस बैक्टीरिया आता है, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी एक्शन लेती है, वो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी होती है। ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हमारे ऑर्गन के अगेंस्ट एक्शन ले लेती है, वो ऑटो इम्यून में आता है। जैसे कि मानो कोई पैंक्रियाज हमारा ऑर्गन है खुद का, हमारे बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, अभी कुछ हो जाता है और इम्यूनिटी को ऐसा लगता है कि हमारा अगेंस्ट है और वो एक्शन ले ले और बीटा डिस्ट्रक्शन कर देती है पैंक्रियाज का, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आएगा। एज ए एग्जाम्पल है मैंने सेट किया है। अब हम बात करते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होते हैं। तो इम्यूनो सप्रेसेंट वो मेडिसिन होती हैं जो हम पेशेंट को देते हैं इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन ए, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी अब रिसेंट में इमेजिंग करो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया, मेरा किडनी डैमेज हो गया था, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। उस टाइम मुझे इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, इसलिए देते हैं ऐसा ना हो कि हमने डोनर का लिया था लेकिन फिर भी हमारी इम्यूनिटी एक्शन ले ले,
तो हम उस टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। दूसरी बात, स्टंट डालते हैं ना हार्ट की, जब कोरोनरी आर्टरी में स्टंट डालते हैं तो उस टाइम भी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन के रूप में देना होता है। इम्यूनोसप्रेसेंट आपको समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर का सेल्फ रेजिस्टेंस पावर होता है जो फाइट करता है अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट एक्शन लेता है। इम्यूनिटी की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, इम्यूनिटी को डिस्कवर। ठीक है, इम्यूनिटी हमारे शरीर का सेल्फ रेजिस्टेंस पावर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। देखो मैं डायबिटीज़ समझा रहा हूँ लेकिन थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट इनके बारे में आपको होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे समझाऊंगा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। फिर आप बोलोगे ऑटो इम्यून क्या होता है सर, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, WBC क्या होती है। तो मैं थोड़ा पुराना भी मुझे समझाना पड़ेगा ना, एकदम मैं डायबिटीज़ एक बड़ा टॉपिक है और फिर मैं सीधा नहीं समझा सकता। तो मैंने अभी डायबिटीज़ को शुरू भी नहीं किया, मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ डायबिटीज़ का, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ। तो वाइट ब्लड सेल्स की हम बात करें तो WBC का जो रेंज है ना, WBC 4000 से 11000 नॉर्मल रेंज में होती है। WBC इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हो रहा है कि इन्फेक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इफ़ WBC इंक्रीज, इन केस ऑफ WBC इंक्रीज इट मीन्स इन्फेक्शन प्रेजेंट इन अवर बॉडी बिकॉज फाइट अगेंस्ट एंटीजन या पैथोजन। अगर WBC का रेंज आपका 13700 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके अंदर बॉडी में इन्फेक्शन प्रेजेंट है। मे बी कुछ भी हो सकता है लेकिन इन्फेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल रेंज होना चाहिए 11000 से नीचे, 10,000 से नीचे मानते हैं वैसे तो, लेकिन 10,000 से अगर नीचे रेंज है, 4000 से ऊपर है तो आप एक अच्छा मतलब इन्फेक्शन नहीं है, हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है ना। जब ये रेंज बढ़ती है तो मतलब फाइट करने वाले सैनिक बढ़ते हैं, तो वो वाली बात है, WBC का रेंज नॉर्मल होना चाहिए। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में हम डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। डेफिनेशन फर्स्ट की बात करते हैं। डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी नॉर्मल रेंज में मेंटेन नहीं कर पाती। डायबिटीज मेलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच पर्सन बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। सेकंड डेफिनेशन की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, और या तो इंसुलिन इनफेक्टिवनेस हो जाता है या इनएबिलिटी टू यूज ऑफ इंसुलिन हो जाता है। थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सप्लाई और डिमांड के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है। इंसुलिन हार्मोन की जितनी सप्लाई होनी चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, या तो जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो रही, या फिर हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, तो हम डायबिटीज़ का शिकार हो गए। समझ लो, डायबिटीज़ मेलाइटस की डेफिनेशन 3 की बात कर रहा हूँ। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्बैलेंस आ जाता है सप्लाई और डिमांड के बीच में, इंसुलिन हार्मोन की सप्लाई और डिमांड के बीच में, या इनइफेक्टिवनेस हो जाती है इंसुलिन के प्रति, तो वो डायबिटीज मेलाइटस कहलाता है। मैंने 3 डेफिनेशन की बात की थी। यहाँ पे डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। डायबिटीज मेलाइटस में हम क्लासिफिकेशन में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। IDDM में क्या होता है कि ये इसको पहले जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते थे। ये 30 साल से जो कम के बच्चे हैं ना उनको होता था। इसमें ना कोई भी जेनेटिक फैक्टर नहीं होता था। उसमें क्या होता था, या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, या और 10 से 15% टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पाया जाता है, और है ना या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। दूसरी बात ये था बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज का डेस्ट्रक्शन हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाती थी बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। इसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस से सफ़र करना पड़ता था। इसमें इंसुलिन हमें लेना होता था बाहर से। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस 90 से 95% लोगों को होता है। इसमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ऐसा बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को समझने से पहले हम एग्जांपल देते हैं कि मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ना मेरी हाइट 6 फीट है और मेरा बॉडी वेट है 75 kg। ठीक है, 6 फीट हाइट है मेरी, है ना। अब मेरी हाइट और मेरा वेट बॉडी वेट के अनुसार अकॉर्डिंग टू BMI माई बॉडी वेट इज मेंटेन। ओके,
अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मुझे, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हूँ मैं। अब क्या होता है, मेरा बॉडी वेट इंसुलिन जितना सप्लाई थी उतना डिमांड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा बॉडी वेट है ना वो 75 की जगह 110 हो गया, 110 kg। अब हाइट तो सीधी सी बात है, अब बढ़ेगी नहीं हाइट, इससे ज़्यादा कितने होगा, 6 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है, लेकिन वेट मेरा इतना हो गया। तो पहले सप्लाई जो डिमांड हो रही थी वो 75 kg के हिसाब से हो रही थी इंसुलिन की, अब 110 kg हो गया, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा चाहिए इंसुलिन एज़ कम्पेयर टू 75 एज पे, जितना चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए, 110 हो गया ना वेट। तो इम्बैलेंस आ गया सप्लाई और डिमांड के बीच में, तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र करने लगे। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जेनेटिक डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। लाइफ स्टाइल डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आप डायबिटीज़ से सफ़र नहीं करोगे। दूसरी बात, डायबिटीज़ मैनेजमेंट इज़ नॉट ए साइंस, इट्स आर्ट। मतलब डायबिटीज़ को मेंटेन करना कोई साइंस नहीं है, एक आर्ट है। अगर आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाते हो, बैड लाइफ स्टाइल अवॉइड करते हो, अल्कोहल इंटेक नहीं करते हो, स्मोकिंग नहीं करते हो, बर्गर पिज्ज़ा फास्ट फूड पेटीज आदि ऐसा कुछ नहीं खाते हो, BMI के अनुसार बॉडी वेट मेंटेन करते हो, लिफ्ट की जगह अगर आप सीढ़ियों से जाते हो तो एज़ कम्पेयर टू आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा। अगर लिफ्ट से जाओगे तो देखो बॉडी वेट मेंटेन नहीं हो पाएगा। और फिर मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाना ज़रूरी है डायबिटीज़ में पेशेंट में। अब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माँ को डायबिटीज़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस वाली माँ है, उसको डायबिटीज़ है, उसके बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा, नॉट हाइपरग्लाइसीमिया होगा। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, कंपटीशन का एग्ज़ाम है। दूसरी बात, प्री डायबिटीज़ में वो बच्चे आते हैं जो 30 ईयर्स से पहले डायबिटीज़ गेट कर लेते हैं ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल, तो उनको प्री डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। कम एज पे डायबिटीज़ मेलाइटस को अगर हम गेट करते हैं तो वो प्री डायबिटीज़ मेलाइटस माना जाता है। ठीक है, प्री डायबिटीज़ मेलाइटस के बाद हमने 4 टाइप की डायबिटीज़ बताया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 बोला था IDDM, टाइप 2 बोला था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर हमने बोला था गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, फिर बोला था प्री डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी मतलब ऐसा क्या हो गया कि हमको डायबिटीज़ होगी। इटियोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस की इटियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं जिनकी फैमिली में हिस्ट्री रहती है ना डायबिटीज़ की। मेरे अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो मुझे डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं बैड लाइफ स्टाइल अपनाता हूँ तो, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। अगर मैं नॉर्मल लाइफ अपनाऊंगा और डेली लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाऊंगा, हॉस्पिटल जॉइन अगर मैं जा रहा हूं तो मैं सीढ़ियों से जाऊंगा लिफ्ट की तुलना में, तो मैं थोड़ा BMI के अनुसार बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, घूमना फिरना शुरू करूंगा तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर फैमिली में डायबिटीज़ है और मैं बैड लाइफ स्टाइल अपनाता हूँ तो मुझे डायबिटीज़ जल्दी होगा। दूसरा आता है बैड लाइफ स्टाइल। तीसरा आता है स्मोकिंग। अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ लंबे टाइम से तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। दूसरी बात, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स का मतलब डिक्रीज हो गया, बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो भी डायबिटीज़ हो सकता है। एडवांस एज मतलब एज मेरी 75 या 60 से ज़्यादा हो गई और मैं बिल्कुल चल फिरने वाला भी नहीं हूँ और है ना घूमना फिरना सब कुछ बंद कर रखा है तो मैं डायबिटीज़ का जल्दी हो जाऊँगा। ओबेसिटी मोटापा देखो मेजर कॉज माना जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो मोटापे की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। रीनल डिजीज़ है तो भी हम डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इटियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमको डायबिटीज़ मेलाइटस में दिखेंगे। तो एक बहुत नॉर्मल मतलब है ना हर मतलब पहले, अब तो देखो बहुत लेटेस्ट हो गए। पहले ये वाला पेशेंट बहुत आता था कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, 3P में से कौन सा सिम्टम डायबिटीज़ मेलाइटस का है। ऑप्शन में तीनों होते थे, फिर ऑप्शन 4 होता था ऑल ऑफ द अवॉइड। तो इसमें सब ऑल ऑफ द अवॉइड करते थे, मतलब नॉर्मल था। तो पॉलीयूरिया मतलब होता है बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा। जो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है वो बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा। पॉलीफेजिया मतलब उसको ज़्यादा बार बार खाना खाएगा, बार बार उसका ना भूख लगेगी, है ना। पॉलीफेजिया मतलब होता है बार बार पॉलीफेजिया, नॉट डिप्सिया। पॉलीफेजिया मतलब
ज़्यादा खाना खाएगा। पॉलीडिप्सिया मतलब होता है बार बार पानी पीने जाएगा। दूसरी वे तो 3P इसका तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन उसके साथ साथ स्लो वुंड हीलिंग होती है। जो पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं और वो लंबे टाइम से डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको फुट इंजरी हो जाती है, इंजरी मतलब फुट में भी हो सकती है, प्रेशर अल्सर के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो प्रेशर अल्सर जो पेशेंट डायबिटीज़, एज ए नर्स हमको देखना है हमारा पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसको प्रेशर अल्सर जल्दी होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो फुट इंजरी हो जाती है। फुट इंजरी में क्या होता है, आसानी से हील नहीं होती, स्लो वुंड हीलिंग हो जाती है, मतलब हील होने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा भी होता है कि ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर एम्पुटेशन की नौबत आ जाती है पेशेंट का। बहुत हर तो पैर भी कटवाना पड़ता है डायबिटीज़ में। तो डायबिटीज़ को हल्के में ना लें, मैं फिर बता रहा हूँ, डायबिटीज़ हल्के में लेने वाली बीमारी नहीं है। दूसरी बात, स्लो वुंड हीलिंग के साथ है ना स्लो ब्लड विजन हो जाता है, दिखना भी कम हो जाता है। पॉलीयूरिया मतलब पॉलीयूरिया में क्या होता है, यूरिन पास आउट करने बार बार जाएगा। नॉर्मल दिन में तो चलो फिर भी ठीक है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात में आप सो रहे हो और बार में आपको यूरिन आ रहा है, बार में आप पेशाब करने जा रहे हो, तो एक डिस्कम्फर्ट, आप पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले पाओगे। तो बहुत पेशेंट सब मतलब स्ट्रगल, संघर्ष हो जाएगा लाइफ जीना भी। तो ब्लर विजन मतलब दिखना बहुत कम हो जाएगा, दूर का नहीं दिखेगा। कॉम्प्लिकेशन की भी मैं बात करूँगा, जिसमें रेटिनोपैथी की बात करूँगा। फटीग मतलब हमेशा ऐसा फील करेगा, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा डायबिटीज़ वाले पेशेंट का। बस उसको ना खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और सोला दो, टीवी दिखा लो उसको, बस इतना ही रह जाता है रोल डायबिटीज़। अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, मैं नॉर्मल से अब है बहुत ज़्यादा, मतलब 300 से भी ज़्यादा है, उसका ज़्यादा बता रहा हूँ। वेट लॉस मतलब वेट लॉस भी होगा पेशेंट का, डायबिटीज़ वाले का। क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, स्लो वुंड हीलिंग, ब्लर विजन, वेट लॉस, क्रैम्प्स और है ना फटीग। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन की, कि हमें कैसे पता चलेगा डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को हो रहा है। तो ये चीज़ हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से ही कब सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले हम फैमिली हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि फैमिली में भाई तुम्हारा पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, वो नहीं है, तो फिर थोड़ा वो हो जाता है ना। फिर हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद हम साइन सिम्टम को देखेंगे, फिर हम उसका ना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, फिर हम HbA1c का लेवल चेक करेंगे। HbA1c का मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल, जो एवरेज रेंज लास्ट 3 महीने में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बता देता है। HbA1c 4 से 5% होना चाहिए, बहुत अच्छा है। 4 से 5% मतलब 4 to 5% अच्छा है। लेकिन अगर आपका ये भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो एवरेज बता रहा है 3 महीने का, तो रिक्स तो है ना। दूसरी बात, आपका OGT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है ना। तो OGT प्रेगनेंसी के केस में हम OGT करते हैं, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, OGT मतलब ये हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में आता है। इतना हमने बता दिया आपको डायबिटीज़ के बारे में, है ना। तो अब हम देखो, अब हमें पता चल गया हमारा पेशेंट डायबिटीज़ है, हमारे पेशेंट को डायबिटीज़ है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट आता है सबसे पहले। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट OHA में देते हैं। OHA में आपका मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, क्लोरप्रोमाइड, है ना, विनक्रिस्टिन, ये मेडिसिन के रूप में हम पेशेंट को देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट सर्जिकल, नॉट नर्सिंग, ओनली मेडिकल। ठीक है, इसमें हम टैबलेट देते हैं मेटफॉर्मिन, नॉर्मल सुना होगा आपने नाम। दूसरा देते हैं क्लोरप्रोमाइड। ठीक है, ग्लिपिजाइड देते हैं। ये 4-5 टैबलेट हैं जो नॉर्मल चलती हैं डायबिटीज़ पेशेंट में। तो एक तो ना ये मेडिकल मैनेजमेंट है, जब हम अपना लाइफ स्टाइल बेकार करते हैं, हम एक्सरसाइज से फेल हो जाते हैं, हम पे कुछ नहीं हो पाता, तो हम ओरल मेडिकल मैनेजमेंट में जाते हैं। और मेडिकल मैनेजमेंट में हम देते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जो टैबलेट के रूप में देते हैं। अगर पेशेंट फिर भी नहीं हो पाता है नॉर्मल रेंज मेंटेन, तो हम इंसुलिन थेरेपी देते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन हम देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, है ना। इंसुलिन का डोज बहुत नॉर्मल होता है, पेशेंट खुद भी ले लेता है, अपने आप भी लगा सकता है इंसुलिन का इंजेक्शन। लेकिन
हाँ, खाना खाने से पहले लेना होता है ना। और बिफोर लंच, बिफोर ब्रेकफास्ट अगर ज़्यादा ही है तो पहले इंजेक्शन लो, फिर खाना मिलेगा। तो ऐसा होता है। दूसरी बात, जो आपका इंसुलिन है ना, वो टाइप 1 में ही यूज़ में लेते हैं। अगर टाइप 2 में हम ले रहे हैं तो वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा एक्सरसाइज की वजह से नहीं मेंटेन हो रहा। हमने मेडिकल मैनेजमेंट लिया, उसमें भी नहीं हो पा रहे हम पास, तो फिर हम इंसुलिन लिया, वो फिर हमारा लास्ट में वही बचता है इंसुलिन, है ना। तो इसलिए हम बोल लेते हैं। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, बीटा सेल्स और पैंक्रियाज को रिप्लेस कर देते हैं, न्यू बीटा सेल्स रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह। लेकिन ये मैनेजमेंट अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं है। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अभी डेवलपिंग कंट्री में है। डेवलपिंग मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ, पूरा डेवलप हो रहा है, मतलब रास्ते में है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें ना अदर दूसरे देशों से, तो इंडिया हेल्थ के मामले में बहुत पीछा है। और अगर हेल्थ केयर सिस्टम को अगर हमें डेवलप करना है ना, तो सबसे पहले नर्सिंग प्रोफेशन आएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ होता है। फार्मासिस्ट बहुत 2-4 होते हैं, 10 भी मान लो। दूसरी बात, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी कम होते हैं ना, सारा कम होता है। नर्सिंग वो होता है, नर्सिंग प्रोफेशन एक नोबल प्रोफेशन है। 2020 में WHO ने ये बोला था, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। क्योंकि नर्सिंग ने जो कोविड में काम किया है ना, वो बहुत ब्लेसिंग वाला काम किया। पैसा मतलब इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोविड में जो काम किया है नर्सिंग प्रोफेशन ने, और थीम WHO ने रखा है सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ 2020 में। तो ये नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। और एज ए नर्स हमारी भी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमारे पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो उसको अवेयरनेस करना, थोड़ा हेल्थ एजुकेशन देना, राइट। हेल्थ एजुकेशन भी हमारा टाइप में आता है। 10 राइट होते हैं ना पेशेंट के, उसमें एक राइट एजुकेशन भी होता है। अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हम राइट एजुकेशन देते हैं डायबिटीज़ के बारे में, तो थोड़ा वो अवेयरनेस फैलाएंगे, तो हम डेवलप कर सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम को। क्योंकि पॉपुलेशन की दृष्टि से हमारा देश बहुत बड़ा है। फिर भी अगर हेल्थ में नर्सेज अच्छा वो करें ना, अगर नर्सेज मतलब इफ़ेक्टिव हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, और ना क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे ना, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूवमेंट डेवलप हो जाएगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो मेरा भी विज़न वही है कि नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत अच्छा, इनको हायर लेवल का एजुकेशन मिले। क्योंकि फर्स्ट सबसे ज़्यादा टाइम नर्सेज ही देती है पेशेंट के साथ। जो सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है ना, वो नर्स देती है। नर्स के साथ पेशेंट ज़्यादा वो रहता है लॉन्ग टाइम एज़ कम्पेयर टू फिजिशियन। फिजिशियन भी इतना नहीं रखते है ना, फिर वो वाली बात है। दूसरी बात, 2020 की थीम भी थी, याद कर लेना, कंपटीशन में आता है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। 2016 में था कि हीट द वीट डायबिटीज़। 2017 में था कि डिप्रेशन लेट्स टॉक। तो ये थीम WHO रखता है, कुछ बहुत सोच समझ के रखता है ना। अब हम मैनेज करते हैं। अब देखो, मैंने मेडिकल बता दिया, सर्जिकल बता दिया, मैं नर्सिंग मैनेजमेंट बता रहा हूँ, तो हेल्थ एजुकेशन देना होता। अब हम बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ मैनेजमेंट साइंस नहीं है। डायबिटीज़ को मैनेज करना साइंस नहीं है, आर्ट है। अगर आप वो आर्ट में समझाऊँगा कैसे डायबिटीज़ को मेंटेन करते हैं, है ना। तो देखो, मैं इसमें ना ये मतलब पंपलेट है कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट की तरफ से। वो जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, वो ऐसा एक पंपलेट देते हैं। इसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल होते हैं ना, वो ही इतना मतलब पेशेंट ओरिएंटेड होते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा लिख के दिया है। मैंने खुद देखा ना, मैंने खुद पढ़ा था इसको डायबिटीज़ के बारे में। तो मधुमेह का जो पेशेंट है, उसको ना चीनी, मिठाई, आइसक्रीम, गुड़, शक्कर, शहद, फलों का रस, मीठे पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक, शरबत आदि से परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए चीज़। तो अगर आप ना डायबिटीज़ हो तो ये तो बिल्कुल ना खाएं, या फिर मतलब दूर ही रहें इन चीज़ों से। तो दूसरी बात, पूरे दिन में तेल और चिकनाई का सेवन सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही हमें करना चाहिए। जो हम ऑयल लेते हैं ना खाने में, वो 2 से 3 चम्मच ही लेना चाहिए। एक महीने में एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर तेल खर्च हो, मतलब टारगेट ऐसा बना लो कि आधा लीटर तेल ही खर्च होना चाहिए पूरे महीने में, है ना। ये टारगेट होना चाहिए, मतलब है ना। मेरा भी खुद का भी है कि मैं 3 रोटी से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो वो रहना चाहिए। बॉडी वेट, बॉडी BMI के अनुसार मेंटेन करना है, तो ऐसा थोड़ा बहुत तो डिस्कम्फर्ट जोन एज़ कम्पेयर टू कम्फर्ट जोन्स ज़्यादा ग्रो एंड डेवलपमेंट करता है ना।
तो 2 से 3 चम्मच ही खाएं तेल। अच्छा होगा 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच सफोला या सूर्यमुखी का तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करें। खाने वाली चीज़ जैसे कैलोरी नहीं देती, जो खाने वाली चीज़ कैलोरी नहीं देती, लाइक नींबू का पानी, ठीक है, खीरा, मूली आदि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, है ना। दूसरी बात, जो जड़ वाली सब्जी है, जैसे जड़ में आलू आता है ना, अरबी आता है, शकरकंदी आता है, इनमें क्या होता है, शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को साथ इन सब्जियों का परहेज़ करें। हरी सब्जी जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, ठीक है, और आपका नॉर्मल सब्जी है ना, हरी सब्जी, पालक की सब्जी, ऐसी सब्जियों को ज़्यादा खाएं एज़ कम्पेयर टू आलू, अरबी, शकरकंदी, ऐसी चीज़ ना खाएं डायबिटीज़ वाले पेशेंट। दूसरी बात, जो आटा आप खा रहे हो ना, जो मतलब आप खाना गेहूँ पिसवाते हो तो गेहूँ में ना 30% गेहूँ का भी इन्होंने बताया है कि 20% चना होना चाहिए आटे में, 10% जौ, 70% गेहूँ, 20% चना, 10% जौ होना चाहिए। ऐसा डायबिटीज़ वाले पेशेंट को खाने में आटा होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे फल, सेब, संतरा, अमरूद, नाशपाती, मौसमी, पपीता आदि 100 से लेकर 175 ग्राम तक ही खाएं। ऐसा ना हो कि आम आप खाना शुरू कर देते हो फिर पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार देते हो, पूरा मतलब लिमिटेड 100 से 175 ग्राम ही ले सकते हैं। डेली मॉर्निंग वॉक पे जाएं, इवनिंग वॉक पे जाएं डेली। दूसरी बात, रोज़ाना 30 मिनट सुबह और शाम चलना चाहिए, डोली टहलने जाना चाहिए डेली, है ना। अगर मेरा तो खुद का नहीं होता तो मैं तो लिफ्ट से नहीं जाता, मैं तो सीढ़ियों से जाता हूँ हॉस्पिटल, तो मेरा हो जाता है BMI मेंटेन। और जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर कर लेता हूँ। दूध पी रहे हो ना तो उसमें मिलाई उतार कर ही इस्तेमाल करें। उपवास व्रत ना रहें लंबे टाइम तक, ऐसा ना हो भूखे फास्टिंग कंडीशन में लंबे टाइम तक ना रहें। आम, केला, लीची, चीकू, अंगूर, खरबूजा आदि ना खाएं। ये कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट की तरफ से था। उन्होंने जो पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र करते हैं उनको एक पम्पलेट देते हैं कि वो अवेयरनेस के प्रति, ये ऐसा जो वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो ही कर पाते हैं, तो उनकी तरफ से था। इसका क्रेडिट उनको जाता है। डायबिटीज़ का डाइटरी मैनेजमेंट भी मैंने आपको समझाया, और डाइट प्लान बना के काम करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे पास देखो अभी बहुत अच्छा मैं अभी तो मेरा ना नॉलेज इतना है नहीं, मतलब एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, तो मैं और भी अच्छे एफर्ट्स लगा के आपको अच्छे मैं नर्सिंग का टॉपिक समझा सकता हूँ अपनी तरफ से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।